करेंगे। अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसका ऐलान कर दिया गया है। न्यूज 18 के अमित सिंह की यह बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां हर पार्टी ने कमर कस ली है, अखिलेश यादव भी अपनी विजय रथ यात्रा के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो इस बीच बड़ी खबर, अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान यहां पर किया गया है। न्यूज 18 के अमित सिंह की यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सियासी संग्राम को लेकर जो कि सबसे बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने जिस तरह से रैली की और बयान भी यहां पर जिन्ना को लेकर सामने आया, विवाद तो मचा ही हुआ है। इस बीच ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अमित सिंह हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, क्या कुछ ये पूरी खबर निकलकर सामने आ रही है? विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे। देखिए सवीना, अब अभी अखिलेश यादव विवादों में है, जिन्ना को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, और अभी ये खबर आ रही है कि अखिलेश यादव अब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जब समाजवादी पार्टी के नेताओं से इस बाबत मेरी बातचीत हो रही है कि क्या अखिलेश यादव जो उन्होंने ऐलान किया कि अब वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ऐसा ऐलान उन्होंने क्यों किया? तो उनके नेताओं का साफ साफ ये कहना है कि पूरे स्टेट पर वो फोकस कर पाए, वो किसी विधानसभा में फोकस ना करें, वो पूरे स्टेट पर फोकस कर पाए ताकि समाजवादी पार्टी की सत्ता वापस आ पाए स्टेट में। इस वजह से उन्होंने यह फैसला लिया है। लेकिन वहीं बीजेपी के नेता का कहना है कि जिस तरीके से जिन्ना को लेकर उन्होंने बयान दिया है, उनकी हार तय है और अपनी हार को छिपाने के लिए अब वो चुनावी मैदान में नहीं उतर रहे हैं। शवीना, बिल्कुल अमित, क्योंकि ये बात गले से नीचे उतरती नजर नहीं आ रही है कि आखिर अखिलेश यादव किसी सीट से क्यों विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। क्या वाकई आपको लगता है, क्या राजनीतिक दूरदर्शिता यहाँ पर कहती है, क्या जिन्ना के दिए गए बयान पर अखिलेश यादव का ये फैसला यहाँ पर सामने आया, या फिर ये पूर्व नियोजित था कि वो इस तरह का फैसला ले सकते हैं? देखिए, जो जिन्ना को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है वो तो एक स्क्रिप्टेड होगा। जाहिर तौर पर कोई भी नेता अगर कुछ भी बयान देता है तो ऐसे ही नहीं है कि उसके मुंह से ऐसे ही निकल जाता है, वो पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड होता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व स्टेट के मुख्यमंत्री वो विजय यात्रा लेकर निकले हुए थे, विजय रथ लेकर निकले हुए थे, और जैसे ही हरदोई पहुंचे, हरदोई में उन्होंने ये जिन्ना को लेकर भाषण दिया, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता के महानायक जो है, चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो या फिर दूसरे बड़े महानायक, उनकी तुलना उन्होंने जिन्ना से कर दी। और उसके बाद तुरंत अब यह ऐलान किया गया कि अब अखिलेश यादव किसी भी विधानसभा सीट से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो चुनाव इस बार वो फाइट नहीं करेंगे। तो इस पर समाजवादी पार्टी के नेताओं, बस उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि केवल यही कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे इस बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं से जब हमारी बात हो रही है तो उनका कहना है कि चूंकि पूरे स्टेट का चुनाव है, बड़ा चुनाव है समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी का गढ़ है उत्तर प्रदेश, इस वजह से वो पूरे स्टेट पर फोकस करे, इसी वजह से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। हुई जमीन तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी पाना चाहती है विजय रथ यात्रा के जरिए, लेकिन आखिर क्यों यहाँ पर वो नहीं लड़ रहे हैं, इसका जवाब भी आप तलाशेंगे। लेकिन यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान पर सियासी घमासान किस तरह से खड़ा हो गया। कल हरदोई में हुई रैली में अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू से करते हुए कहा कि उन्होंने आजादी दिलाई। साफ तौर पर आजादी के महानायक वो करार देते नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही संस्था से पढ़कर निकले, वकील बने और आजादी दिलाई। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया और माफी मांगने की मांग की। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। भाइयों बहनों, एक वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
और हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अखिलेश यादव को ये मालूम ना हो कि अगर वो चुनाव में जिन्ना का नाम लेते हैं तो फिर जिन्ना का ये जिन जब बोतल से निकलेगा और जिंदा होगा तो किस तरह से एक बड़ी मुसीबत यहां पर खड़ी कर सकता है। अब क्या कुछ अखिलेश यादव का रिएक्शन जिसका इंतजार यहां पर कर रहे हैं, भले ही पार्टी को जवाब ना देना हो, बीजेपी को जवाब ना देना हो, लेकिन देश की जनता जरूर जानना चाहेगी कि आखिर क्या ये वाकई अखिलेश यादव के निजी विचार है या फिर पूरी पार्टी ऐसा सोचती है। देखिए, फिलहाल उनके पार्टी के जो नेता हैं इस बारे में कुछ कह नहीं रहे हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी के तरफ से फ्रंट फुट पर खुद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और योगी आदित्यनाथ ने सीधा निशाना साधा अखिलेश यादव पर और कहा कि उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ क्यों आए फ्रंट फुट पर? क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया, जिन्ना की तुलना महानायकों से कर दी। उन्होंने कह दिया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू सभी एक ही जगह से पड़े हुए थे। उसके बाद इन लोगों ने मिलकर स्वतंत्रता दिलाई है। तो इस तरीके का बयान जो आया और इस तरीके की जो राजनीति है वो बीजेपी को हमेशा से सूट करते आई है। और अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के अगर हम वोट बैंक की बात करें, जो एक्सपर्ट से भी बात करें या पुराने विधानसभा चुनाव को भी देखें, तो उनके जो वोट बैंक है वो अल्पसंख्यक वोट बैंक है। तो जाहिर तौर पर अगर अखिलेश यादव ने इस तरीके का बयान दिया है तो ये ऐसे ही नहीं उन्होंने दे दिया है, इसके लिए स्क्रिप्टेड होगा। उनका विजय रथ यात्रा चल रहा था हरदोई में, जैसे ही ये विजय रथ यात्रा पहुंचता है तो वो जाकर ये बयान देते हैं और जैसे ही वो बयान देते हैं बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर हो जाती है। सबसे पहले स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के नेता वो आते हैं। अब हम देखें कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने भी उन पर हमला करते हुए उन्हें कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले खुद मेरी ब्रजेश पाठक जो कि कानून मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही निंदनीय है और अखिलेश यादव को आकर इससे माफी मांगनी चाहिए। और साथ ही साथ ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि ये सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, 2022 में चुनाव होने वाले हैं, अगले कुछ ही महीने में होने वाले हैं और इसी वजह से सोची समझी रणनीति के तहत अखिलेश यादव ने ये बात कही है। हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर यूपी सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने उन्हें घेर लिया और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही जिन्ना का जिन बोतल से बाहर निकल आया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिन्ना की तारीफ की है। सर पाठक जी, आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तारीफ की है, जिन्ना की तुलना कर दी है स्वतंत्रता के महानायकों से। बहुत ही दुखद है। भारत माता के प्रति जो नफरत का भाव रखते हैं जिन्ना जैसे लोग, जिन लोगों ने भारत पाकिस्तान बंटवारे में जिस ढंग से भारत माता को प्रताड़ित करने का काम किया था, उनका महिमा मंडन करना बहुत ही दुखद है। हम इसकी निंदा करते हैं और ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोग इसका जरूर बदला देंगे। आपको क्या लगता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है जिस तरीके से उन्होंने हरदोई में जाकर उनको लगता है कि इस प्रकार से बात करने से मुस्लिम समाज का वोट मिल जाएगा, जबकि वास्तव में जो भारत माता के प्रति समर्पित भाव रखते हैं वो लोग आज बहुत दुखी हैं और मैं इसकी निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसके लिए उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। और हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, बीजेपी पूरी तरह से हमलावर रुख अख्तियार कर चुकी है, सीधे तौर पर कह रही है कि देश की जनता से यहां पर अखिलेश यादव को अपने दिए गए बयान पर माफी मांगनी होगी। क्या कुछ आपको लगता है जो फैसला अखिलेश यादव के जरिए यहां पर सामने आया कि विधानसभा चुनाव उनके जरिए नहीं लड़ा जाएगा, उसका इस बयान के साथ क्या कोई सियासी कनेक्शन दिखाई देता है? देखिए, जो बयान अखिलेश यादव ने दिया है जाहिर तौर पे वो बयान स्क्रिप्टेड होगा। पहले से उन्होंने सोचा होगा कि हरदोई उनकी रथ यात्रा पहुंचेगी, विजय रथ यात्रा, उसके बाद वो बयान देंगे। आज जो उन्होंने फैसला लिया है कि अब वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इसके पीछे भी एक सोची समझी रणनीति होगी उनकी कि आखिरकार क्यों नहीं लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता उनको डिफेंड करने में लगे। वो कह रहे हैं कि चूंकि समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट यही उनका गृह राज्य है और यहीं से उन्हीं पर पूरे स्टेट को उनको फोकस करना है, तो लिहाजा इस वजह से वो चुनाव नहीं लड़ रहे। तो वहीं बीजेपी का साफ साफ ये कहना है, बीजेपी के नेताओं का, जो बड़े नेता हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से जिन्ना को लेकर उन्होंने बयान दे दिया है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ तुलना कर दिया है जिन्ना को, तो यूपी की जनता कभी उनको माफ नहीं करेगी। यूपी की जनता उनसे जवाब मांगेगी। तो जाहिर तौर पे उसका डर है, हार का डर है और इसी वजह से वो इस बार विधानसभा चुनाव वो नहीं लड़ने का फैसला लिया है। ये आश्चर्य वाली बात है कि अखिलेश यादव नहीं लड़ रहे हैं यूपी विधानसभा चुनाव, ये बीजेपी के नेता कर रहे हैं। और अगर वो नहीं लड़ रहे हैं तो साफ तरीके से उनको उनका हार का डर सता रहा है और इसी वजह से वो नहीं लड़ रहे हैं। जी
बिल्कुल। और अखिलेश यादव के बयान पर किस तरह से ये घमासान मच चुका है उसका जिक्र यहां पर लगातार हम कर रहे हैं। और यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने उन्हें घेर लिया इस बयान को लेकर और अखिलेश यादव पर देश के महापुरुषों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की। विभाजनकारी जिन्ना को सरदार पटेल जी, नेहरू जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से उनके विचारों को मिलाना, ये मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की और उनके मुखिया की बहुत इमेच्योर सोच है। उन्हें शायद इतिहास के बारे में नहीं पता है कि जिसने देश का विभाजन कराया हो, जिसने देश के टुकड़े किए हो, उसको अखंड भारत की विचारधारा के महापुरुष से मिलाना, ये देश के महापुरुषों का अपमान किया है अखिलेश जी ने। उनको पूरे देश से माफी मांगना चाहिए और साथ साथ हम सबको ये समझना चाहिए कि अभी देश के अंदर जिन्ना की विचारधारा लोगों के मनों में है, दिलों में है। उस विचारधारा से हम सबको बचना है। अमित, यहां पर बीजेपी का रुख साफ है, देश की जनता से माफी मांगनी होगी। निंदनीय इस बयान को पूरी तरह से बताया है। इस विचारधारा से बचने की सलाह भी यहां पर देश की जनता को दी गई है। क्या कुछ आपको लगता है बैठे बिठाए यहां पर अखिलेश यादव ने एक मुद्दा बीजेपी को दे दिया है, जैसे बीजेपी लगता नहीं इतनी आसानी से छोड़ने वाली है, क्योंकि बात यहां पर फ्रीडम फाइटर्स के साथ में तुलना करने की, वो भी जिन्ना की, सामने आई। देखिए, अब अखिलेश यादव ने यह बयान कब दिया? तब दिया जब सरदार पटेल की जयंती थी। और सरदार पटेल की जयंती बीजेपी बहुत धूमधाम से मनाती है। और किस तरीके से सरदार पटेल के जयंती पे हमने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, जितने भी बड़े नेता हो, जेपी नड्डा हो, किस तरीके से वो अब जाके शामिल होते हैं, किस तरीके से वो भाषण देते हैं, देश को यूनाइट करने वाला एक भाषण देते हैं। और वो एक मिसाल के तौर पर सरदार पटेल को रखते हैं कि किस तरीके से सरदार पटेल ने पूरे देश को यूनाइट किया था, उसी तरीके से उन्हें आगे चलना। और उसी दिन अखिलेश यादव जिन्ना की बात कर देते हैं, जिन्ना की तारीफ कर देते हैं, जिन्ना की तुलना फ्रीडम फाइटर्स के साथ कर देते हैं, वो महात्मा गांधी के साथ कर देते हैं। तो इसको अब तुरंत एक बैठे बैठाए बीजेपी को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया, क्योंकि कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव है। और इस तरीके की राजनीति हमेशा से बीजेपी को शूट करते आई है। बीजेपी हमेशा देश को यूनाइट करने की बात करती है, राष्ट्रहित की बातें करती है, राष्ट्र को लेकर बातें करती है। और हमने अगर योगी आदित्यनाथ का भी बयान देखा है तो वो अपनी सरकार, अपनी सरकार की बातें करते ही हैं, विकास कार्यों को गिनाते हैं, लेकिन साथ में मोदी सरकार के भी विकास कार्यों को गिनाते हैं। तो जाहिर तौर पे बैठे बिल्कुल। और एक ऐसा बयान वो भी जिन्ना पर जो दिया गया है, जिनमें महापुरुषों की तुलना और जिन्ना की आपसी ये तुलना यहाँ पर की गई है, ऐसे में बीजेपी पीछे हटने वाली नहीं है, इतना तो साफ है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को क्या जवाब दिया। जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है, मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। पहले सामाजिक तालिबानों को जाति के नाम पर और तमाम अन्य बातों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तो अब महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान के बाद शुरू हुए बीजेपी के तीखे हमलों के बीच कांग्रेस भी इस मुद्दे पर कूद पड़ी। सुरेंद्र राजपूत ने इस मामले में बीजेपी को भी घेरने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में असलियत के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, किसी जिन्ना पे और किसी सावरकर पर नहीं। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जो लोग भी हों, ये ध्यान रख ले, चुनाव असलियत के मुद्दे पर होंगे। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के स्कूटी देने के मुद्दे पर होंगे। 2500 रुपए क्विंटल धान और गेहूं की फसल का मूल्य देने पर होंगे। 400 रुपए क्विंटल गन्ने का मूल्य देने की पर होंगे और 20 लाख रोजगार देने पर होंगे, किसी जिन्ना और सावरकर पर नहीं।
अमित, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, बीजेपी को तो बैठे बिठाए मुद्दा खुद अखिलेश यादव ने दे दिया। कांग्रेस भी अब इस मैदान में कूद पड़ी है, बीजेपी का साथ नहीं दे सकती क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। ऐसे में वो तमाम मुद्दे यहां पर उठाने की कोशिश कर रही है जिससे बीजेपी को घेरा जा सके, जो हम सुन भी रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो जाहिर तौर पे ये ऐसा मुद्दा है कि हर कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। एक तरफ कांग्रेस के नेता, हमने पहले भी सुना कि कांग्रेस के नेता किस तरीके से कहते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव तभी लड़ा जा सकता है बढ़िया तरीके से जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनावी मैदान में उतरे। तो वही समाजवादी पार्टी शुरुआत में ये कह दी है कि वो कांग्रेस के साथ वो नहीं चुनाव लड़ने वाली है। अब जब ये जिन्ना का मामला सामने निकल कर आया है, तब अब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ रही है। किस तरीके से जो प्रियंका गांधी ने स्कूटी देने की बात की है लड़कियों को, उस पर चुनाव लड़ेगी, किसी सावरकर या जिन्ना पर चुनाव नहीं लड़ेगी। तो इस तरीके का जो बयानबाजी अभी फिलहाल कांग्रेस की तरफ से आ रही है, केवल और केवल उनकी स्ट्रैटेजी है यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए। और वो निशाना भी इसलिए समाजवादी पार्टी को सही तरीके से नहीं बना सकते क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता ये चाहते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, क्योंकि जो ग्राउंड है कांग्रेस पार्टी वो खो चुकी है। यहाँ पर हमने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा कि किस तरीके से यूपी से जो ग्राउंड है वो खो चुकी है। कार्यकर्ता जो है उनके उतने उत्साही नहीं दिखते हैं और सभी नेताओं को भी इस बात को बखूबी जानते हैं। और इसी वजह से बार बार वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को साथ में मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। जवाब तो यहाँ पर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को देना होगा, क्योंकि जिन्ना की तुलना जिस तरह से महापुरुषों के साथ में की गई है, उसके बाद ये सवाल यहाँ पर तब तक उठेगा जब तक कि कोई स्पष्टीकरण पार्टी की तरफ से सामने नहीं आता है। और हरदोई की रैली में अखिलेश यादव ने जिन्ना को लेकर क्या बयान दिया, जिसके बाद ये पूरा सियासी घमासान मच गया, सुनिए आप भी। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अखिलेश यादव के इस बयान पर उन्हें घेर लिया। अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा, जिन्ना ने हमें आजादी दिलाई, चंद वोटों के लिए देश को तोड़कर पाकिस्तान बनाने वाले जिन्ना को अखिलेश यादव अब्बा मान बैठे हैं, तुष्टीकरण की हद है। तो बीजेपी नेता अमित मालवीय का ये ट्वीट देखिए यहां पर सामने आया है अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान के बाद, जहां पर सियासी घमासान मचा हुआ है। तो बीजेपी एकजुट होकर यही कह रही है कि अखिलेश यादव को जनता से माफी मांगनी होगी अपने इस बयान को लेकर। अभी फिलहाल अखिलेश यादव या उनकी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि आखिर इस बयान को लेकर वो क्या कुछ सोचते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख अब से कुछ देर पहले मुंबई में ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे। उनसे मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में पूछताछ की जाएगी। अनिल देशमुख को ईडी ने कई समन्स भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री को खत लिखकर अनिल देशमुख के खिलाफ सचिन वाजे के जरिए 100 करोड़ रुपए के हफ्ता वसूली का गंभीर आरोप लगाया था, जिसके बाद अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने मामला भी दर्ज किया था। हालांकि इस मामले में अनिल देशमुख ने खुद को बेदाग बताते हुए कहा था कि परमवीर सिंह को कमिश्नर की पोस्ट से हटाने के बाद में उन्होंने यह आरोप दुर्भावना से ग्रसित होकर लगाया। लेकिन आज ईडी दफ्तर पहुंचे हुए हैं। इससे पहले भी कई बार ईडी के जरिए अनिल देशमुख को समन भेजा गया है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने तो उनकी उस याचिका को भी खारिज कर दिया था जो कि समन से जुड़ी हुई थी, जिसके बाद आखिरकार अनिल देशमुख को ईडी के सामने उन सवालों का जवाब आज देना होगा, जिसकी फहरिस्त बेहद लंबी है। 100 करोड़ की वसूली का ये बड़ा मामला है, संगीन आरोप उनके ऊपर लगा। हालांकि जिस तरह से वो सामने आए और उन्होंने कहा कि परमवीर सिंह कहां है, उस पर सवाल खड़ा करते हुए भी वो नजर आए। लेकिन ईडी के सामने आखिरकार आज अनिल देशमुख की ये पेशी हुई है। काफी वक्त से समन भेजा जा रहा था, लेकिन कई वजह यहां पर गिनाते हुए वो सामने नहीं आ रहे थे और इस जांच से बचते हुए दिखाई दे रहे थे। ईडी के 6 समन्स के बाद और मुंबई न्यायपालिका
देश की सर्वोच्च न्यायपालिका सभी जगह पर किसी भी प्रकार का रिलीफ न मिलने के कारण आखिर मजबूरन पूर्व गृह मंत्री जी को ईडी के सामने जाना पड़ा। अब ये महाराष्ट्र के तीनों दल और पूरी सरकार उनका बचाव किस कारण कर रही थी कि क्या कहीं अनिल देशमुख जी से मुख से महीने के 100 करोड़ रुपए की वसूली के कौन कौन साझेदार हैं, कौन से नेता को कितने पैसे मिलते थे, क्या यह जानकारी देश और लोगों के सामने न आए, इस कारण पूरी की पूरी सरकार उन्हें बचा रही थी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विवेक, आखिरकार कई समन के बाद ईडी दफ्तर पहुंचे हुए हैं अनिल देशमुख। वो तमाम सवाल होंगे जिनका सामना उन्हें करना होगा। कौन से सवाल हो सकते हैं जिनके जवाब आज उनसे तलाशे जाएंगे? देखिए सविना, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की फाइनली आज वो ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और जो 100 करोड़ की वसूली का मामला था, इसमें जांच एजेंसी ईडी ने पीएमएलए एक्ट यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रहे थे और बार बार अनिल देशमुख को समन किया जा रहा था कि इस पूरे मामले में वो सामने आए और अपना पक्ष रखें। यही वजह थी कि अनिल देशमुख को 4 समन जारी किए गए थे और चारों समन का जवाब अनिल देशमुख ने नहीं किया। लेकिन अनिल देशमुख के ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद मुंबई पुलिस ने देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त करके रखा हुआ है। पूरी जो रोड है ईडी की उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया है, क्योंकि पुलिस को शक है कि शायद कोई अगर ईडी कोई बड़ी कार्रवाई अनिल देशमुख के ऊपर करती है तो उनके समर्थक या फिर एनसीपी के समर्थक सड़कों पर आ सकते हैं। यही वजह है कि पूरे रास्ते को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अब पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है। साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो किस तरीके से जो ईडी के आसपास जो लगा है उसे छावनी में पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया है कि अगर इनकेस ईडी कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई करती है तो कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। अब आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला था वो मुंबई पुलिस के जो डिसमिस इंस्पेक्टर है सचिन वाजे, उसके थ्रू ही परमवीर सिंह ने एक लेटर लिखा था। परमवीर सिंह ने लेटर लिख के साफ तौर पर महाराष्ट्र के सीएम और डीजीपी को लेटर लिखा था। साफ तौर पर बोले थे कि अनिल देशमुख उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली का। ये पूरा मामला जांच हुआ। जांच के बाद 2 सेंट्रल एजेंसीज पूरे मामले में जांच कर रही है। सीबीआई अपने लेवल पे जांच कर रही है और ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपने लेवल पे जांच कर रही है। जब ये पूरा मामला पीएमएलए एक्ट यानी मनी लॉन्ड्रिंग का दिखा तो इस पूरे मामले में ईडी ने जांच किया है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक इस पूरे मामले में ईडी ने अनिल देशमुख के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई बड़ी नहीं की है। उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है, सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया है, क्योंकि चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा है कि अनिल देशमुख के इशारे पर 100 करोड़ रुपए की वसूली की जा रही थी। इस पूरे मामले में ईडी ने अनिल देशमुख के बार पक्ष रखा। 4 समन जारी किए, चारों समन का जवाब अनिल देशमुख ने नहीं दिया। फाइनली आज कई महीनों बाद अनिल देशमुख ने वो 11:50 पर मुंबई के ईडी दफ्तर पेश होते हैं अपने वकीलों के साथ। विवेक, और इससे पहले कई बार समन भी भेजा गया, कई बार उन्होंने कई वजह यहाँ पर गिनाई जिसके चलते वो पेश भी यहाँ पर सामने नहीं हुए। बॉम्बे हाईकोर्ट से याचिका भी उनकी खारिज यहाँ पर इस पूरे बाबत की गई। अब वो खुद भी यहाँ पर सामने आए और उन्होंने परमवीर सिंह के गायब होने को लेकर, कोई अता पता ना होने को लेकर सवाल भी उठाए हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा सबीना आपने। देखिए जो अनिल देशमुख ने जब 11:50 में मुंबई के ईडी दफ्तर आए थे तो उसके बाद उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया है। ट्वीट में एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में साफ तौर पे कहा था कि वो बार बार जो मीडिया में बातें आ रही हैं कि वो फरार हैं और ईडी का समन का जवाब नहीं दे रहे, तो उन्होंने उस पर अपना जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो ईडी दफ्तर आने वाले थे, लेकिन अब फाइनली वो ईडी दफ्तर में आए हुए हैं, पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक सवाल जरूर खड़ा किया है कि जिस आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह ने उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया, 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया, वो अभी आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह कहाँ हैं? परमवीर सिंह खुद अभी फरार हैं, उनका लोकेशन नहीं पता चल पा रहा है कहाँ है। साथ ही साथ अनिल देशमुख ने अपने ट्वीट में वीडियो में ये भी कहा कि हो सकता है कि परमवीर सिंह विदेश भाग गए हो, लेकिन अब वो परमवीर सिंह ठीक है विवेक, आप नजर बनाए रखिएगा। क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर तस्वीर बन रही है उसकी जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला से मुलाकात की। न्यूज 18 के एहतेशाम खान की रिपोर्ट है कि इस मुलाकात के दौरान समीर वानखेड़े ने जाति से जुड़े कुछ दस्तावेज भी आयोग के सामने रखे। इस मामले में समीर वानखेड़े ने कमीशन से शिकायत की है, जिसके बाद उन्हें कमीशन के सामने बुलाया गया था।
कुछ रोज पहले वानखेड़े पर मंत्री नवाब मलिक ने उनकी जाति पर सवाल उठाए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम गंभीर संगीन आरोप उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर लगाए गए थे। आरोप यह भी है कि वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज की मदद से नौकरी हासिल की थी। यह आरोप उनके ऊपर लगाया गया। इस मामले में एक रोज पहले समीर वानखेड़े आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर से भी उनके घर जाकर मिल चुके हैं। तो यहां पर मुलाकात हुई है और समीर वानखेड़े की जाति प्रमाण पत्र को लेकर जिस तरह से सवाल मंत्री नवाब मलिक के जरिए कई बार उठाए जा चुके हैं, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सवाल को लेकर बार बार उनसे पूछा गया है कि आखिर क्यों फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर उन्होंने ये नौकरी पाई है। परिवार कई बार सामने आ चुका है ये कहते हुए कि फर्जी प्रमाण पत्र का बिल्कुल भी सहारा नहीं लिया गया, लेकिन मामला अब जिस तरह से आगे बढ़ा, अरुण हल्दर के साथ ये मुलाकात यहां पर हुई है। 1 नवंबर और 31 अक्टूबर की ये तस्वीर। ऑनरेबल हमारे जो कमीशन है, एससी कमीशन है, जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा है, जो कोई भी तथ्य मांगा है, तो उनके सामने प्रस्तुत किया गया है अभी। और जो मेरी शिकायत है, जो मेरी कंप्लेंट है, उसकी वेरिफिकेशन भी होगी और जल्द आपको ऑनरेबल चेयरपर्सन सर उसका जवाब। और हमारे सहयोगी एहतेशाम खान ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। एहतेशाम, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर समीर वानखेड़े जो कि क्रूज ड्रग्स केस की पूरी जांच यहाँ पर कर रहे थे, जाति प्रमाण पत्र को लेकर अब ये मामला यहाँ पर अटक गया है। कितना जल्दी ये पूरा मामला साफ होता नजर आता है इस पूरी मुलाकातों के बाद? देखिए, उन्होंने खुलकर नहीं बताया कि उनकी शिकायत क्या है। मैंने बार बार पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ उस पर ज्यादा खुलकर बोलना पसंद नहीं किया। लेकिन जो सूत्रों से हमें खबर मिल रही है वो यही है कि उनकी जाति को लेकर और उनकी जाति प्रमाण पत्र को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं, तो उनको लगता है कि शायद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए उन्होंने अपनी तरफ से सारे दस्तावेज यहाँ आयोग को दे दिए हैं। और आयोग के चेयरमैन से भी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उन पर कोई कार्रवाई हो, तो उस पर कमीशन जो है वो दस्तावेज को देखने के बाद आगे काम करेगा कि कोई कार्रवाई ना हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। अगर आयोग को ये लगता है कि जो दस्तावेज वानखेड़े ने दिए हैं वो सही हैं, तो ये सारी चीजें अब कमीशन के सामने है, जिसमें उनकी जाति प्रमाण पत्र को लेकर आगे विचार किया जाएगा। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इस मुलाकात के बाद विजय सांपला ने कहा कि अगर समीर वानखेड़े के दस्तावेज सही हैं तो आयोग उनके साथ खड़ा रहेगा। हम एक्शन नहीं लेके, हम किसी को भी एक्शन करने से रोक सकते हैं। किसी को भी गलत एक्शन, किसी के ऊपर अत्याचार ना हो। कमीशन की जो परिभाषा जो काम करता है कि अगर किसी के साथ एट्रोसिटी होती है, किसी पर अत्याचार होता है, किसी से नाजायज कुछ भी होता है, तो उसकी रक्षा करना कमीशन का होता है। अगर वो डॉक्यूमेंट सही आते हैं तो उसमें कमीशन अपना पूरी तरह से उनके साथ खड़ा होगा। केंद्र सरकार के दफ्तरों में बीते 1 महीने तक चले सफाई अभियान में 4 राष्ट्रपति भवन के बराबर जगह खाली हुई है। साथ ही केंद्र सरकार को कबाड़ की बिक्री से 40 करोड़ रुपए की कमाई भी हुई। न्यूज़ 18 के अमन शर्मा की रिपोर्ट है कि सरकारी दफ्तरों में चलाए गए सफाई अभियान की वजह से 8 लाख स्क्वायर फीट जगह खाली हुई है। राष्ट्रपति भवन 2 लाख स्क्वायर फीट के इलाके में फैला हुआ है। इस लिहाज से देखें तो सरकारी दफ्तरों में जो जगह खाली हुई वो 4 राष्ट्रपति भवन के बराबर है। केंद्र सरकार के दफ्तरों में सफाई अभियान गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलाए गए इस अभियान के दौरान सरकारी दफ्तरों में बरसों से धूल फांक रही 13,73,000 फाइल्स को हटाया गया। सफाई अभियान के तहत सरकार ने 2,92,000 से ज्यादा जन शिकायतों का निपटारा भी किया। इस दौरान सांसदों के 8300 रेफरेंस का भी निपटारा किया गया। अमन शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। अमन, क्या कुछ कहा जा सकता है? सरकारी दफ्तरों की जो सफाई अभियान से एक फायदे की तस्वीर नजर आ रही है, क्या कुछ ये पूरी तस्वीर बनती दिखाई देती है? जी बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये बहुत बड़ा एक तरह से एक इनिशिएटिव था कि 2 अक्टूबर से जितनी सिर्फ फाइलें ही नहीं, बहुत सारी पेंडेंसी जो सरकार में सालों से बनी आ रही थी उसको क्लियर किया जाए। तो सबसे पहले तो फाइलें ली गई। फाइलें आप जानते हैं कैसे, आप किसी भी सरकारी दफ्तर जाएंगे तो कॉरिडोर हो या कमरे हो, सब जगह फाइलें ही फाइलें होती हैं। तो सरकार ने जब फाइलों की गिनती की तो पता चला 25 लाख फाइलें हैं सरकार के अंदर, सेंटर में, और उसमें से तकरीबन 17 लाख फाइलें ऐसी आइडेंटिफाई की गई जिनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, रीड आउट किया जा सकता है, कि कोई जरूरत नहीं बची है। तो 15,23,000 फाइलों में से
13,73,000 फाइलों को वीड आउट किया गया है पिछले 1 महीने में। उसके अलावा बहुत सारा ई वेस्ट था, बहुत सारा स्क्रैप था। तो सबको मिलाकर जब सरकार ने उसको सेल ऑफ किया तो तकरीबन 40 करोड़ रुपए तो सरकार ने रद्दी में कमा लिए हैं ये सब सामान बेचकर। इतना ज्यादा सामान था। और अब आप सरकारी बिल्डिंग में जाएंगी, सरकारी बिल्डिंग का दौरा कीजिए, शास्त्री भवन में, जीवन भारती बिल्डिंग में, आपको लगता है एकदम कॉरिडोर खाली हो गए हैं और जगह काफी खाली हो गई है। उसके अलावा एक और जो बड़ा मुद्दा था इसमें कि जो जन शिकायतें आती हैं वो काफी समय से लंबित रह जाती हैं। तो तकरीबन 3,30,000 ऐसी जन शिकायतें थी जो उनके निर्धारित समय से ज्यादा लंबित थी। उसमें भी तकरीबन 3 लाख जन शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है।